हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है ऑन माय चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड बाय अतुल टंडन एंड आई एम योर वेरी ओन एजुकेटर एंड मोटिवेटर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा कूलम्स लॉ में जो हम चार्जेस पढ़ते हैं, उन चार्जेस के पढ़ने के बाद जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में रहते हैं, साथ ही साथ जो मैक्सिमा और मिनिमा चार्जेस का इक्विलिब्रियम और अंडर व्हाट कंडीशंस द चार्ज विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बहुत चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें करीब करीब 10 क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड so that you guys are absolutely clear about the whole concept of this particular topic. So let us start off. As all of us know that the Coulomb law between two charges defines the force between them. इनके बीच की फोर्स हमको मालूम है क्या होती है कि जो फोर्स है that is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, right? जो ये 1/4 pi epsilon naught है हमारे पास यहाँ पे, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9। किस सिस्टम में बताइए? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। और इसकी वैल्यू होती है 1। ये किस सिस्टम में होती है बताइए? ये होती है CGS सिस्टम में। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द चार्जेस आर गिवन इन स्टैट कूलम और ESU तो आपको K की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करनी है? यहां पे बोलिए। K की वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है इक्वल टू 1। क्लियर सभी को? ओके फाइन। तो इसमें ये तो सिंपल बात ये हो गई कि भाई बीच में जो है अपने पास क्या है, बोलो। बीच में अपने पास एयर है, वैक्यूम है, जिसमें हम लोग परमिटिविटी को क्या डिफाइन करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बीच के स्पेस को हम किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें, then what happens? This is what we are supposed to see here. ये क्या होगा उनका, उनके बीच की फोर्स का। मान लीजिए अपने पास ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और एक दूसरे केस पे मैंने मान लिया अगेन आई हैव अ चार्ज Q1 एंड अ चार्ज Q2, और मैंने इनको फिलअप कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक से, और यहां भी मैंने इनका स्पेस फिलअप कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक से। इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने R1 और इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने R2। यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो पहला जो हमारा यहां पे बेटा काम होता है वो ये निकालना होता है कि कितना इस K1 R1 और K2 R2 में रिलेशनशिप हो, क्या रिलेशनशिप हो, ताकि मैं ये बोल सकूं कि दोनों के बीच की फोर्सेस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मुझे इस मीडियम और इस मीडियम में आपस में एक रिलेशनशिप निकालना है ताकि दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो क्या हो जाए? वो इक्वल हो जाए। तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम? देखिए, हम सिंपली पहले तो फोर्स निकाल देंगे यहां पे F1 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1। ये बात समझते हैं आप लोग कैसे लिखा मैंने? परमिटिविटी एयर की और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पर्टिकुलर मीडियम का। तो दिस बिकम्स द परमिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम इनटू क्या बोले? Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, और यहां पे फोर्स F2 आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। अगर आप डाउटफुल है इस बात को लेकर कि मैंने ये चीज क्या लिखी है यहां पे, तो ध्यान रहो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। तो यहां से मैं एप्सिलॉन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो वही लिखा मैंने, एप्सिलॉन लिखा मैंने यहां पे इस पर्टिकुलर मीडियम की, और यहां मैंने किसकी लिखी है? यहां मैंने इस पर्टिकुलर मीडियम की लिखी है बेटा। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, तो वहां से कंडीशन निकल आएगी कि डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट डिस्टेंस, और उनके बीच में क्या रिलेशन कि फोर्सेस क्या हो जाए? उनकी इक्वल हो जाए। तो क्या करना है हमें? इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो F1 जो है मैंने F2 के बराबर कर दिया, तो मुझे मिल गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
K1 R1 square is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught K2 R2 square. 4 pi epsilon naught से गया, ये Q1 Q2 से गया, so I am left with K1 R1 square is equal to K2 R2 square. Now this becomes a very important result. If I want the forces in two different mediums to be equal to each other, which are the charges in which are placed at different distances. Charges different distances पे होने ही चाहिए. अगर वो different distance पे नहीं हुए तो forces equal हो ही नहीं पाएंगी, because ये और ये तो अलग हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, और ये और ये अगर सेम हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए. तो दोनों के जो चार्जेस है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे होने ही चाहिए. अब हमने क्या करना है, हमने इक्विवेलेंट निकालना है डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस है एयर के हिसाब से. तो मैं इसको रब कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं यहां पे, जिससे कि आपको पूरी कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, और जो दो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे हैं आप उसको सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे. देखिए मैंने लिखा कि K1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 R2 स्क्वायर. मान लीजिए मैं एयर की बात कर रहा हूं, इसके लिए किसकी बात कर रहा हूं बोलो, मैं एयर की बात कर रहा हूं, इसके लिए किसकी बात कर रहा हूं बोलो, मैं किसी मीडियम की बात कर रहा हूं. एज्यूम कर लेते हैं. तो K1 बन जाता है एयर के लिए कितना बोलो, 1. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, और इसको बोल देता हूं मैं R एयर. और K2 को ले लिया मैंने मीडियम के लिए K, बिकॉज जब एक ही मीडियम है दूसरा एयर है तो K1 K2 बोलने की जरूरत नहीं रहती हमें. और R2 को बोल दिया मैंने R मीडियम. तो ये बन गया रिलेशनशिप मेरे पास. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट K टाइम्स R medium. Now this becomes the formula for the equivalent air distance. It means that if I am placing two charges in a medium and in air, so what should be the distance between those two charges to have the same force in air as that of medium? जितनी फोर्स मीडियम में हो उतनी ही फोर्स एयर में चाहता हूं, तो उनके बीच के डिस्टेंसेस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. This is what we are trying to find out by this particular formula. I guess you guys are clear now, right? So question पे आते हैं. Is it clear now? Fine guys. देखिए अब ये हमने जो कहानी पढ़ ली, इस कहानी के बेसिस पे हम लोग सारी की सारी जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. अपना पहला क्वेश्चन है कि एक Q1 Q2 चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है R. उनके पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए T में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का. ठीक है जी, दिख रहा है आपको यहां पे. तो इनके बीच के में आपको कूलम्बिक फोर्स निकालनी है. अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, अगर तो ये एयर होती फिर तो हम सिंपली क्या बोल देते कि भाई K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. लेकिन यहां बीच में क्या है बोलो, एक डाइलेक्ट्रिक है, तो मुझे इस डाइलेक्ट्रिक का एयर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, इस डाइलेक्ट्रिक का एयर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. R एयर कितना होता है, ये होता है अंडर रूट K टाइम्स R, बोलो क्या, मीडियम, राइट. तो R एयर इसका निकालना मुझे, इसे T एयर कह लेता हूं इसको मैं, तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास अंडर रूट K टाइम्स इंटू क्या बोलो T, बिकॉज मीडियम की थिकनेस कितनी रखी है इसने मुझे, T दे रखी है. अब सीधा आप फोर्स निकालने पे आ जाओ. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस. अब आप देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वैसे तो एयर में R है, लेकिन T इसमें क्या है बोलो, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आप पहले तो लिख दो कि एयर में कितना डिस्टेंस है बोलो, R माइनस टी, जो एयर में है, और इस T थिकनेस का कितना एयर इक्विवेलेंट है उसको इसमें ऐड कर दो. कितना बना बोलो, अंडर रूट KT का होल स्क्वायर. नाउ दिस डायरेक्टली बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब इससे आसान तरीका क्या होगा, हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया,
भाई कितना हमारे पास एयर इक्विवेलेंट है किसी पर्टिकुलर मीडियम का, राइट। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं इसके अंदर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, दो फॉर्मूले, एक K1R1² इज इक्वल टू K2R2², दूसरा R एयर इज इक्वल टू √K टाइम्स R मीडियम। अभी क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग। लिखा है कि टू चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, if half of the distance between them is filled with K equal to 4, then find the force between the charges। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये वाला। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर अपने पास एक चार्ज Q है और ये एक चार्ज Q है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए कितना, R। आपने क्या करा कि इनके बीच का हाफ स्पेस किसी डायरेक्टरी से फिल कर दिया, जिसको आपने कह दिया K है, जो कि गिवन है मुझे क्वेश्चन में कितना, 4। और जो ये डिस्टेंस जितने में फिल किया वो कितना दिया है मुझे, यहां बोलो, R/2। तो क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे बेटा हम लोग। हम कहेंगे फोर्स F इज इक्वल टू, आप छोड़ो सारी कहानी, आप इस पूरे चीज को एयर ही मान लो। क्या करो, पूरे चीज को एयर ही मान लो। लेकिन अगर एयर मानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, इस डिस्टेंस का भी एयर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। पहले देख लो एयर में है कितना, एयर में है R-R/2, बिकॉज ये वाला R/2 तो एयर में ही है, राइट। और बाकी R/2 हमारे पास मीडियम में है, तो कितना बच गया एयर में, एयर में बच गया R-R/2। और इसका एयर इक्विवेलेंट क्या है बोलो, ये है बोलो कितना, +4 का अंडर रूट इंटू कितना बोलो, R/2, और इस सारे का बोलो क्या, होल स्क्वायर। सो दैट मेक्स the whole thing possible over here। 1/4 pi epsilon naught Q² divided by √4 से 2 गया, R minus R/2 is R/2 plus R is 3R/2, it is 9R²/4। so that becomes my answer, 4Q² upon 4 pi epsilon naught 9R²। right guys, are you guys clear or not? great। तो अगली स्लाइड पे आते हैं बेटा। ओके, सेकंड स्लाइड इज गुड देयर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस सेज कि अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनमें से किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस के कारण हम फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हम फोर्स एक चार्ज पे निकालेंगे दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लीजिए अपने पास यहां पे कोई चार्ज है, मान लो +Q0, और मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस लेट अस से अप टू Qn है मेरे पास। तो ये Q1 इस Q0 पे धक्का यहां मारने वाला है, Q2 इस Q0 पे धक्का यहां मारने वाला है, Q3 इस Q0 पे धक्का यहां मारने वाला है, Q4 यहां मारने वाला है, सो ऑन, Qn यहां मारने वाला है। तो ये फोर्स बन जाएगी F01 वेक्टर, फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ 1, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस फोर्स F02 vector, what about this force F03 vector, what about this force F04 vector, what about this force F0n vector। कहने का मतलब ये है बच्चे यहां पे कि अगर कोई नया चार्ज आ जाता है तो उससे पुराने चार्जेस द्वारा एक्सर्ट की फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहती है। ये अलग बात है कि इस Q0 पे जो नेट फोर्स है उस पे फर्क पड़ना है, वो क्या हो जाएगी बोलो, वो हो जाएगी नेट फोर्स, जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी इन सभी फोर्सेस का बोलो क्या, वेक्टर सम। फिर हमें मालूम है अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यथासंभव जो होगा वो यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, टेल मी। इट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। और हमने ऐसा ग्रेविटेशन में भी पढ़ा हुआ है जहां पे कि हम लोगों ने एक मास के ऊपर सिस्टम ऑफ मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना सीखा था। अब ये दो क्वेश्चन है, यहां पे हमसे बोला गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। चलिए ए चार्ज पे फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहला केस लेता हूं मैं आपका, ये है Q, ये भी है Q और ये भी है Q। यहां पे अपने पास A चार्ज है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मान लो ये C पॉइंट है। अब बेटा आपने जब भी वेक्टर इस्तेमाल करना है ना, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वेक्टर इस्तेमाल करते हुए जब फोर्सेस इक्वल होती हैं या वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो रेजोल्यूशन मेथड से रिजल्ट ज्यादा आसानी से मिल जाता है कंपेयर टू डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने से। हालांकि दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये वाली Q जो चार्ज है, ये इस पर्टिकुलर Q पे बोलो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये से फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। इस फोर्स को मैंने बोल दिया मान लीजिए F। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं ऊपर, सिर्फ F लिख रहा हूं, वैल्यू लिख रहा हूं इसकी मैं। और अगर मुझे ये भी A गिवन है, ये भी A गिवन है, ये भी A गिवन है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कहां लगाएगा, ये भी लगाएगा F। द फोर्स बेसिकली एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स which means that it acts along the line joining the centers of two charges। ये तो वैसे भी पॉइंट चार्जेस ही हैं, तो जो भी इनके सेंटर्स रहेंगे उसके अलॉन्ग ये एक्ट करेगी। और ये एंगल मुझे ऑलरेडी दिया गया कितने का बोलो बेटा, 60 डिग्री का। कैसे पता है? बिकॉज सारी इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर है, ऑल द आर्म्स आर इक्वल। सो व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, तो यहां पे निकल के आएगा, बताइए। ठीक है, अब आप फोर्स को रिजॉल्व कर दो। आपको कैसे पता कि ये फोर्सेस बराबर है? बिकॉज चार्जेस भी बराबर है और डिस्टेंसेस भी बराबर है, चार्जेस भी बराबर है और डिस्टेंसेस भी बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि इस F की वैल्यू असल में क्या है, KQ² डिवाइडेड बाई A² है। आप चाहो तो रिजॉल्व कर लो, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका ये और एक कंपोनेंट इसका ये। व्हाट अबाउट दीज टू कंपोनेंट्स, बताइए। F cos 30 एक का और F cos 30 दूसरे का। दिस इज F sin 30 एंड दिस इज ऑल्सो F sin 30। तो ये तो डायरेक्टेड है अपोजिटली, कैंसिल हो जाएंगे। फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर था, डायरेक्शन अलग थी। रेजोल्यूशन जब हुआ तो मैंने देखा है क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी डेरिवेशंस में ऐसा करते हैं हम लोग कि रेजोल्यूशन मेथड हम लोग प्रेफर करते हैं। तो the net force on this charge becomes equal to 2F, what tell me, cos 30 डिग्री। तो F आप जानते हैं, cos 30 डिग्री वैल्यू को पता है, √3/2 होती है। जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, कंपटीशन क्लास है तो छोटी ही बात करेंगे, ठीक है, इसी मुद्दे की बात जिसको हम कहते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसने मुझसे अगेन पूछा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। अब यहां भी वही कहानी होगी, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पे जो फोर्स लगनी है इसके कारण वो कहां लगेगी बोलो, इधर लगेगी ना, जिसको मैंने क्या बोल दिया, F बोल दिया। और जो इसके कारण लगनी है कहां लगेगी बोलो, वो इधर लगेगी, जिसको मैंने फिर से क्या बोल दिया बोलो, F बोल दिया। दिख रही है आपको फोर्सेस, ठीक है। अब जो यहां पे अपने पास फिर से ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाला जो एंगल है ये मालूम है हमें कितने का बोलो, 60 का एंगल है। और यहां बीच से डिवाइड कर देंगे, 30 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, है ना। तो आपको जब एंगल्स के बारे में पता लग जाएगा यहां पे, तो अगेन इस फोर्स को और इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके इसका यहां रेजोल्यूशन और इसका यहां रेजोल्यूशन, ये कंपोनेंट खत्म और ये दोनों एड अप होकर के आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसके भी सॉल्यूशन में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता, बिकॉज इट इज ऑब्वियस नाउ। तो आगे चलते हैं, इसमें अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स
acting on the charge at the origin, this is given to be origin, right? इस पे मुझे बताना है कि कितनी नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है उसका एक्स कंपोनेंट क्या है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है ताकि इसको हम क्लैरिटी से आपको बता सके। देखिए बच्चे, इस Q2 के ऊपर इस माइनस Q3 के कारण फोर्स कहां को होगा, इधर को होगा, और इस फोर्स को मैं क्या बोल दूं, F23, राइट, ओके। और इस Q1 के कारण इस Q2 के ऊपर फोर्स कहां को होगा, वो इधर को होगा, राइट। अब देखिए जो ये कंपोनेंट है इसका वो क्या आएगा बताओ, ये आएगा F23 cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, हमेशा ध्यान रखना है। और जो ये कंपोनेंट आएगा ये आएगा F23 sin थीटा, और ये वाली फोर्स कितनी है, ये है F21, राइट। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं चीजें, तो आई एम जस्ट नोविस टू दिस पर्टिकुलर इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल एज वेल। तो थोड़ी बहुत कभी मेरी फोटो बीच में नहीं आ रही होगी या थोड़ा सा पेन हिल रहा होगा, तो जस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ओके, बट आई लर्न इट वेरी सून। एंड द important thing that matters while teaching is the knowledge, and the knowledge of working on this interactive flat panel can be acquired with a little bit of practice, है ना। तो वो 2-4 लेक्चर्स में हो ही जाएगी, उसके बाद I'll be able to know कि कहाँ खड़े होना है कहाँ नहीं होना है ना। तो थोड़ा सा please bear with me for that. As of now, what is the force acting along the x direction? Isn't this that force? Isn't it Fx? ये तो y डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब मुझसे इसने क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था, x कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग, जो आ जाएगा बोलो क्या बेटा, F21 प्लस F23 sin थीटा। F2 इधर को है, F23 sin थीटा भी यहां को है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज द नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। तो F21 कितना आएगा, कैन यू टेल मी? F21 is KQ1 Q2 divided by A square। हमेशा इसको ना ऐसे लिखा करो, F21 F23, उससे आपको ना इजी रहता है ये पता करने में डिस्टेंस कौन सा लेना आप लोगों ने। अब F21 की बात करें डिस्टेंस A आएगा, F23 की बात करेंगे डिस्टेंस अपने पास ही B आएगा जो इन दोनों के बीच में है, राइट। और प्लस व्हाट अबाउट F23 K Q3 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि मुझसे कौन सा कंपोनेंट पूछा गया है फोर्स का, एक्स कंपोनेंट पूछा गया है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम यहां क्या कर देंगे इसमें माइनस आई कैप, दिस बिकम्स एफ एक्स वेक्टर, लेफ्ट साइड को है माइनस आई कैप, ऑब्वियस है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन ऑन what you call the principle of superposition. Now ये क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट, लेकिन यहां पे आपको क्या कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि चार्जेस जो है वो आपको ESU में गिवन है बेटा। चार्जेस किस में गिवन है, ESU में। तो ESU जो होती है चार्ज का CGS यूनिट होता है। कौन सा होता है, CGS यूनिट। अब जो ये CGS यूनिट की बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए SI में कितनी होती है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। एक कूलम की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इतनी होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो आप लोग, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI सिस्टम में, और इसी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 1, या k की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, बोलो किस सिस्टम में, ये आती है CGS सिस्टम में। क्योंकि मुझसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 15 ESU चार्ज है, ये -12 ESU चार्ज है, ये 12 ESU चार्ज है, आपको 12 ESU चार्ज पे इन दोनों के कारण फोर्स निकालना था। तो पता होना चाहिए हम लोगों को कि भाई k की वैल्यू कितनी लेनी है, क्योंकि बातें किसमें हो रही है बोलो, CGS में बातें हो रही है हमारे पास, ठीक है।
तो अब ये मैं इसको मिटा देता हूं, बिकॉज हमने देख लिया कि एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है ESU में और K की वैल्यू कितनी होती है ESU में। हमारे पास फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्स कैलकुलेट हम कर सकते हैं लाइक दिस बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये एंगल आएगा अपने पास 90 डिग्री का, राइट। अब कैसे करना है इस बात को थोड़ा सा वो भी देख लीजिए आप लोग। जो ये वाली फोर्स है इसको आप चार्ज Q1 मान लो, इसको आप चार्ज Q2 मान लो, इसको आप चार्ज Q3 मान लो, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे आप लोग, दिस इज द फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3 एंड दिस इज द फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ऐसे नोमेनक्लेचर से आसान हो जाता है डिस्टेंस के बारे में बात करना। जब F23 की बात करें तो ये डिस्टेंस की बात करेंगे, F12 की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मुझे बताइए F23 फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्शन दिखा चुके हैं यहां पे, किसकी बात करनी है हम लोगों को, वैल्यू की बात करनी है। वैसे तो होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या बोलो R स्क्वायर, जानते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन कितना भरेंगे हम लोग K को बोलो 1। व्हाट अबाउट Q1, आई एम सॉरी मुझे यहां पे Q2 Q3 लेना चाहिए था ना, Q2 Q3। व्हाट अबाउट Q2 12 ESU, व्हाट अबाउट Q3 12 ESU, व्हाट अबाउट R स्क्वायर, इट इज 4 का स्क्वायर, राइट। कितनी बन जाएगी बोलो अप्रोक्सीमेटली, ये बन जाएगी 9, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। व्हाट अबाउट F21 फोर्स की बात करूं तो बन जाएगी बेटा कितनी, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 इंटू 15 इंटू 12 Q1 Q2 और R स्क्वायर कितना है बोलो मेरे पास यहां पे, दैट इज 3 का, नीचे रहेगा 3 का स्क्वायर। ये बोर्ड बहुत सेंसिटिव है, जस्ट टच किया मैंने और ये मिट गया। एनीवेज मैं डायग्राम ये यहां बना लेता हूं फिर से एक बार, यू समझ लीजिए आप, है ना। तो दिस बिकम्स हाउ मच नाउ टेल मी, 5, एक बचा मेरे पास यहां पे और क्या बचेगा 4, दिस बिकम्स 20, राइट। अब नेट फोर्स निकालनी है, ये F23 है 9, F21 है 20। अब तो बड़ा आसान काम है, कैसे बोलो, 9 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 0 का क्या बच्चे अंडर रूट, प्लस 0 क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 is 0, that is why these two are left out। तो ये बन जाएगी 81 प्लस 400 का अंडर रूट विच कम्स आउट टू बी 481 का अंडर रूट, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो अप्रोक्सीमेटली ये 22 के बराबर बन जाएगी। ये 22 क्या बनेगी, न्यूटन की डाइन, ये बनेगी डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। डाइन क्यों, बिकॉज मैंने चार्जेस किस में लिए हैं ESU में, और डिस्टेंसेस मैंने किस में लिए हैं सेंटीमीटर में, एंड दैट इज आल्सो इन CGS। आई होप यू गाइस आर क्लियर on how to apply the principle of superposition on various system of charges. So let us move on without wasting time to the next slide, which talks about the concept of maxima and minima. Very important, बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में, नीट में, एडवांस में, मेन में और भी जो अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उसमें इसमें से आते रहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैसे तो ये पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर थोड़ा सा वैसे बता देता हूं आपको मैं कि अगर अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, मान लीजिए आपको इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है,
तो आप लोग क्या करते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, आप इसका स्लोप निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो जीरो अगर आ जाता है उसको जीरो पुट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए आप कहते हैं हमारे पास ये फंक्शन कैसी वैल्यू एक्वायर करता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्वायर करता है। वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, लेकिन एक्वायर करता है या आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, और अगर ये टर्म पॉजिटिव आती है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू लेट अस से x1 पे, तो हम बोलते हैं ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये नेगेटिव आती है तो हम बोलते हैं ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है। अब ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आपके एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में +2 में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ग्राफिकल तरीके से भी इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे हमारा इस कॉन्सेप्ट को समझने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, इससे बाहर नहीं जाना हम लोगों ने। हमें सिर्फ क्या करना होता है बोलिए, डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को, उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होता है, और उसके बाद अगर चेक करना है तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। इस क्वेश्चन से आपको ये कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन है आपका कि अपने पास एक चार्ज Q है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द पार्ट्स इज मैक्सिमम। अब अगर आपको दो पार्ट्स के बीच की फोर्स निकालनी है और आप कहते हैं कि वो फोर्स जो उनके बीच में मैक्सिमम है, आपको ये तो पता है कि एक चार्ज Q है, दूसरा पार्ट क्या है ये आपको नहीं पता, राइट? तो एक काम करते हैं, इस Q चार्ज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। चलो भाई पहला काम ये करते हैं ना, तो एक पार्ट को अगर मैंने स्मॉल q मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, q माइनस स्मॉल q, बचा हुआ चार्ज है ना। तो यहां पे इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चे कितना बोलो, r, ये मैंने मान लिया, और मुझे देखना है कि इनके बीच की फोर्स को मुझे मैक्सिमाइज करना है। यहां पे वेरिएबल कौन है, कैपिटल Q वेरिएबल है कि स्मॉल q वेरिएबल है। बिग कंफ्यूजन बच्चों को बहुत बार होता है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये तो बच्चे समझ लेते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, लेकिन किसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट करना है इसको डिफरेंशिएट, वहां कंफ्यूजन होता है। इसे क्वेश्चन में हम समझ लेंगे तो हमारे को कहानी सारी क्लियर हो जाएगी आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी। तो देखो बेटा होना क्या है, ये है मेरे पास वेरिएबल, स्मॉल q मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, ये कैपिटल Q मेरे पास क्या है बोलो, फिक्स्ड है, ये गिवन है मुझे, चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड, उस कैपिटल Q का एक पार्ट मैंने स्मॉल q ले लिया, बचा हुआ पार्ट मैंने q माइनस q ले लिया, तो वेरिएबल कौन हुआ, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q इज द वेरिएबल। अब मैं काम करता हूं, इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लेता हूं, वो आएगी k q माइनस q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अग्री विद दैट, k q minus q by r square will be the force between these two charges। अब मुझे इस फोर्स को डिफरेंशिएट करना है, इसी को निकालना है ना मैक्सिमम मिनिमम, मैंने जिसका मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको डिफरेंशिएट करना है, किसके हिसाब से, वेरिएबल के हिसाब से। मैंने यहां गलत वैल्यू पुट कर दी, ये स्मॉल q है और ये q माइनस q है, तो वेरिएबल यहां पे क्या है, क्या r वेरिएबल है, r तो फिक्स्ड है इनके बीच का, क्या k वेरिएबल है, फिक्स्ड वैल्यू है, क्या कैपिटल Q वेरिएबल है, नहीं फिक्स्ड वैल्यू है। वेरिएबल कौन है यहां पे, वेरिएबल है स्मॉल q, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q फॉर df by dq टू बी इक्वल टू 0। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, df by d स्मॉल q करना, ना कि कैपिटल Q। कांस्टेंट क्या क्या है, k by r स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर बच गया d by dq ऑफ q माइनस q स्क्वायर, ऑलराइट। फर्दर बच गया मेरे पास ये df by dq की वैल्यू टू बी इक्वल टू k by r स्क्वायर, इसका क्या है डिफरेंशिएशन बोलो,
Q कांस्टेंट है और इसकी होती है 1, तो बच जाएगा Q और व्हाट अबाउट Q स्क्वायर माइनस 2Q और इसको कितना पुट करना है आपने इक्वल टू 0 पुट करना है बेटा। सो अपने पास क्या बच गया बोलो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये सारा 0 बन ही जाना है। सो व्हाट अबाउट 2Q इक्वल टू बोलो Q, सो व्हाट अबाउट Q इज इक्वल टू बोलो कैपिटल Q बाय 2। क्योंकि यहां पे एक ही वैल्यू आई। देखो कई बार हम चेक करते हैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके, कई बार हम नहीं करते। अब होता यह है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इसने बोला है कि भाई a charge capital Q is divided into two parts, find the value of each part so that force between them is maximum। अब ये तो पक्का है कि फोर्स इनके बीच में अगर दो आंसर मेरे पास Q और स्मॉल q के आते तो मैं चेक करता कि कहीं किसी पर्टिकुलर के लिए मिनिमम तो नहीं है। यहां पे तो एक ही आंसर आया स्मॉल q का और पूछा भी गया मैक्सिमा के लिए, तो इस पे मैक्सिमा ही होना है, इसे चेक करने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो व्हाट आर द टू पार्ट्स, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है इक्वल टू q बाई 2 और ये वैल्यू भी कितनी है, ये वैल्यू कितनी है इक्वल टू q बाई 2। कैसे पता भाई, आधा ए लिया मैंने तो बाकी कितना बच गया, आधा ही तो बच गया। तो हम दो चार्जेस को अगर चाहते हैं कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो तो उनका डिवीजन कैसे करना है हम लोगों ने, दे मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बाकी आगे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिशंस में आ चुका है, सीन दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा हूं आपको, जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस चीज के, ठीक है। क्वेश्चन है कि अपने पास एक कैपिटल Q चार्ज है, एक कैपिटल Q दूसरा चार्ज है और बोला गया है कि फाइंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रहे इसने हमसे इस स्मॉल q के इक्विलिब्रियम में होने की बात नहीं करी, इसने किसकी बात करी है बोलो, कि एंटायर सिस्टम ही किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। एंटायर मतलब ये भी होना चाहिए इक्विलिब्रियम में और ये भी किसमें होना चाहिए बोलिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, राइट। तो बेटा पहले समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कितनी तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या होता है बोलो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, जिसमें कि नेट फोर्स 0 होती है। एक होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम, जिसमें कि नेट टॉर्क 0 होता है। अगर कंप्लीट है इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स भी 0 होगी और नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो यहां पे तो टॉर्क तो नहीं लग रहा है, यहां पे दिख ही रहा है हमें, ठीक है, लेकिन फोर्स तो लग रही है। तो यहां पे जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम किसके 0 होने की बात करेंगे, हम बात करेंगे नेट फोर्स के 0 होने की। अब नेट फोर्स कैसे 0 होगी, देखिए अगर ये मेरे पास यहां पे चार्ज Q है ना, अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, एक चीज छोटी सी यहां रह गई थी क्वेश्चन में एडअप करनी, कि ये मैंने इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में रखा है, और पर नहीं रखा, कहां रखा है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में रखा है। ये स्मॉल q चार्ज तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, क्योंकि ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। थोड़ा सा फिगर को खोल के बना लेते हैं ना, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है एकदम प्रॉपर हो जाए। ये q चार्ज है, ये डिस्टेंस है बोलो कितना, r/2, ये भी कितना है बोलो, ये भी है r/2, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं इस स्मॉल q की जो मर्जी वैल्यू लूं, ये q इसको इधर रिपेल कर रहा है, धक्का यहां मार रहा है, और ये वाला q धक्का कहां मार रहा है, इसको बोलो यहां मार रहा है। क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ये कलर देता हूं, इसकी पहले फोर्स का कलर ये दे दिया, और इसको ये कलर देता हूं, इसकी फोर्स का कलर मैंने ये दे दिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, कैसे पता, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है, राइट, और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये तो नेट फोर्स कितनी आ रही है इसके ऊपर, जो मर्जी वैल्यू क्यों की लूं मैं, फर्क अगर नेगेटिव लूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर को लगाएगा फोर्स और ये उधर को लगाएगा फोर्स। लेकिन ये वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल q। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम।
स्मॉल क्यू की हम जो मर्जी वैल्यू ले लें, ये किस में होगा हमेशा बोलो, इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इसने मुझसे स्मॉल क्यू के अकेले इक्विलिब्रियम में होने की बात नहीं की है। He has talked about that this whole system must be in equilibrium. इसका कोई लफड़ा नहीं है, भैया शांत बैठा है आराम से, इसकी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ईमानदारी से ये देखे बिना कि कौन कहां को फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नेट फोर्स इसके ऊपर निकाल लेते हैं, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है ना। अब देखो एक बार दोबारा से, फिजिक्स में फिगर्स बनाने में परहेज मत किया करो, जब भी जरूरत पड़े फटाफट फिगर बना लो। बच्चे इसी बात में लैग करते हैं कि वो थोड़ा परहेज करते हैं कि कौन बनाता फिर बार बार, है ना। देखो ये वाला क्यू इस क्यू पे फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं मालूम कहां को फोर्स लगा रहा है, पर मैंने मान लिया एक मिनट के लिए वो फोर्स है के क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो अग्री और नॉट। और ये वाला कैपिटल क्यू भी इस क्यू में फोर्स लगा रहा है। अब ये वाला कैपिटल क्यू तो इस क्यू में फोर्स पक्का यहां को ही लगाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, धक्का यही को मारेगा इसको, और ये बदले बगैर तुझे तू धक्का मार रहा है, मुझे मैं तेरे को धक्का मारूंगा पड़ेगा, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन इस क्यू को बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं नेचर की बात जो इसने पूछा है मुझसे यहां पे, ये नेचर, इस क्यू का नेचर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि तभी तो ये धक्का कहां लगा पाएगा इसको, बोलो इधर को, और तभी दोनों के धक्के जब बराबर होंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी, बोलो 0 आएगी। अब ऐसा करते हैं कि मैंने ये जाने बिना कि ये कैसा चार्ज है इसकी फोर्स लिख दी, प्लस अब इसकी फोर्स लिख दी, बोलो के क्यू डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, बोलो ये आर स्क्वायर, डिस्टेंस आ रहा है इनके बीच का, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्या किया? इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया और देखा ये आ जाएगा मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4। के बाई आर स्क्वायर गया, बन गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -4 क्यू, एक क्यू से एक क्यू गया, एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये हुआ इस क्यू की वैल्यू इन दोनों चार्जेस के 1/4 होनी चाहिए और ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको नेगेटिव क्यों होना चाहिए। देखो यहां पे इमेजिन करते हैं इस बात को, जो ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू है, धक्का इसको यहां मार रहा है कि नहीं मार रहा, बोलो पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और जो ये वाला अपने पास चार्ज है, कौन सा वाला, बोलो स्मॉल क्यू, अगर ये पॉजिटिव हुआ धक्का इसको यही मारेगा, तो क्या ये रह पाएगा इक्विलिब्रियम में? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब इस चार्ज को होना क्या चाहिए, नेगेटिव, तो धक्का कहां मारेगा इसको, बोलो ये यहां मारेगा, तो क्या ये चार्ज फिर इक्विलिब्रियम में आ सकता है? क्या इस पे तब नेट फोर्स 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। समझे बात को? इसका मतलब ये हो बेटा कि ये जो अपने पास ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इन दोनों को भी इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस बीच वाले चार्ज की वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 होनी चाहिए। खुद बेचारा ना बड़ा शरीफ है, ये बोलता मेरे को जो मर्जी लो भैया, मैं तो किसमें रहूंगा, मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं फॉर एनी वैल्यू, हाईली एडजस्टेबल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, वो 2 आपस में लड़ते रहते हैं, एक बेचारा बोलता हाँ भाई तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, वो एडजस्टेबल है। अब उसने ऐसा अपना नेचर बना लिया कि वो दोनों को पकड़ के रखता है, जब वो उसको रिपेयर करता है खींच लेता है, जब ये इसको रिपेयर करता है उसको भी खींच लेता है, तो उससे क्या मेंटेन रहता है, बोलिए केवल उस बच्चे का इक्विलिब्रियम नहीं, रूम के अंदर रहने वाले तीनों बच्चों का इक्विलिब्रियम उससे मेंटेन रहता है। ऐसा ही कुछ यहां पे भी हो रहा है। ठीक है जी, तो आई होप यू गाइस आर क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें कि हम लोग फिर से वही बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में कैसे होगा।
फाइंड द नेचर ऑफ Q सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब वही कहानी है, इस रूम में 5 बच्चे रहते हैं एक छोड़ करके, तो एक ये बोलता भाई देखो ऐसा है, तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे इधर को, तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे इधर को, तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे इधर को, तुम लगाओगे इधर को, और तुम सभी मुझ पे बराबर फोर्स लगा रहे हो। कैसे पता? डिस्टेंसेस बराबर है, वैल्यूज क्यू 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 सब बराबर है ना? कहता मैं तो भैया शांत हूं, इक्विलिब्रियम में हूं, अपनी कहानी बताओ क्या है। ठीक है जी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, बाकी सबके लिए भी कहानी, आप बोलो सर एक कहीं की बात कर रहे हो, बाकियों की तो बात ही नहीं कर रहे, ये क्या चक्कर है? अरे सिमेट्रिकल सिस्टम है, इसकी बात कर ली तो बाकी सबकी बात भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। इसको अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो इसकी कहानी एक बार दोबारा समझ लेते हैं, कैसे ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। देखो ध्यान दो, देखा इस बार मैंने बेटर फिगर बना लिया ना, पहले कंपैरिजन में Q Q Q Q और यहां पे है स्मॉल q। नेचर की बात कर लेते हैं पहले कि इसका नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो ये वाला q इस q को यहां धक्का मारेगा, ये वाला q इस q को यहां धक्का मारेगा, बोलो सही गलत? ये वाला q इस q को यहां धक्का मारेगा, बोलो मारेगा नहीं मारेगा, है ना? और अगर अब मैं इन तीनों की नेट फोर्स की बात करूं तो ये इसका एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, ये किसका बोलूंगा? इसका और इसका, और इसका एक कंपोनेंट ये, और इसका एक कंपोनेंट ये। अभी कितना समझ में आया आपको मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन जो है वो वेक्टर्स में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ। तो नेट फोर्स जो है इस कैपिटल क्यू पे इन तीनों की वजह से कहां को है? बाहर को है। तो इस स्मॉल क्यू को क्या करना चाहिए? इसको अंदर खींचना चाहिए। तो पक्की बात है ये स्मॉल क्यू कैसे नेचर का होगा? बोलो नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तभी तो खींच के रखेगा इसको। ये चारों लड़ते रहते हैं, बहुत धमकी देते रहते हैं, यार मैं जा रहा हूं आज, हो गया बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन ये फिर बोलता है यार देख तेरे बारे में अच्छी बात तो करता है, वो झूठी बोल देता है। ठीक है, वो एक मुझे ध्यान है गोविंदा की मूवी है, वो किसी के घर में जाता है रहने के लिए, और वहां पे सारे लोग नौकर ढूंढ रहे होते हैं, तो सारे भाई भी आपस में बड़े दुखी होते हैं एक दूसरे से। तो बताता है उनको जाकर के कि भाई देखो ऐसा है, बोलते भैया आप क्या बोलते आज इंश्योरेंस करवा दिया, बोलते तुम्हें मालूम है किसने तुम्हारे को बोलते उस इंश्योरेंस के लिए अप्रोच की? बोलते जीवन भैया ने तुम्हारा ये काम किया है। बोलते क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं, दूसरे की नौकरी की ट्रांसफर हो रही होती है, बोलता तुम्हें मालूम तुम्हारी ट्रांसफर किसने रुकवाई? तो तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी ट्रांसफर रुकवाई है। और तो इस कारण से क्या होता है कि दोनों भैया एक दूसरे को मिठाई देते हैं, तो वो जो काम वहां पे वो हीरो कर रहा है गोविंदा, वही काम ये माइनस भी कर रहा है, जो रिपेल हो रहे थे उनको रोक रहा है, एडजस्ट कर रहा है। किस में लेके आ रहा है बोलिए? इक्विलिब्रियम में लेके। लेकिन इसके लिए इसको बेचारे को कितना झूठ का बोलना पड़ रहा है, कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो ये बोला तुम जो कर रहा है करो भैया, मैं ऐसा करूंगा कि तुझे जाने नहीं दूंगा रूम से बाहर। तो वही कर रहा है। तो इसने कहां खींचना है इसको? इन सबको बोलो इसने यहां खींचना है, तभी तो हमारे पास इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो पाएगी? 0 हो पाएगी। अब नेट फोर्स निकालने के लिए बेटा हमें बहुत कष्ट कई बार करना पड़ जाता है, हम लोग क्या इस्तेमाल नहीं करते? बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। क्यू 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 क्यू, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस ए, राइट, और यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज, इस वाले की फोर्स इधर को जिसको F कह दिया मैंने, इस वाले की फोर्स भी इधर को जिसको भी मैं F ही बोलूंगा। कैसे बोलूंगा F? इसको बोलो कैसे बोल सकता हूं F? भाई डिस्टेंस से बराबर है, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी कितना है बोलो? A है, तो इसकी फोर्स इधर को, इसकी फोर्स इधर को बराबर बोल दूंगा F, और इस F की वैल्यू को लिख भी लो KQ²/A²। ठीक है ना? अब देखो इसकी फोर्स निकालनी है मैंने, चलो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों की फोर्सेस को हम लोग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने एक
यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइंस बना दी, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना। ये एंगल 90 का है तो ये एंगल 45 का, ये भी कितने का आएगा बोलो, 45 का आएगा। ये भी कितने का आएगा बोलो, 45 का आएगा। अब बताइए व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट, बोलो f cos 45, व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट अगेन, f cos 40, व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट, दो आएंगे f sin 45 एंड f sin 45, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आपस में बोलो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो इसकी फोर्स है वो भी कहां को होगी, वो भी इधर को ही होगी। इसको मैंने एफ डैश मान लिया और एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी बोलो, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, मर्जी का काम नहीं है। चारों चक्षु खुले रखा करो, फिजिक्स वालों के पास 4 चक्षु होते हैं, तो उससे मैं देख रहा हूं आगे, दो से पीछे भी तुम्हारा तो देख रहा हूं साथ में, ठीक है। रूट 2 आ गया। अब मुझे बताइए ये बन गया मेरे पास एफ डैश। अब जो इधर को नेट फोर्स है वो कितनी है, वो है एफ डैश एफ बाई रूट 2 प्लस एफ बाई रूट 2, है कि नहीं बताओ। इधर की नेट फोर्स आ गई और अब इसकी फोर्स भी निकाल लो इसके ऊपर। ये डिस्टेंस कितना आएगा बोलो, ये आएगा रूट 2a बाई कितना बोलो 2, इस पूरे का आधा भाई, ठीक है ना। अब मुझे बताइए नेट फोर्स अगर मुझे अभी भी लिखनी हो तो मैं कितनी लिखूं, एफ डैश के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर लिख दिया मैंने स्क्वायर, प्लस एफ बाई रूट 2 प्लस एफ बाई रूट 2 कितना बन जाएगा ये, कैसे पता, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, फिर तो इसी काम में लगे रहेंगे हम, है ना। तो चलो सुन लो, एफ बाई रूट 2 प्लस एफ बाई रूट 2 मतलब 2f बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 रूट 2 क्या बन गया बोलो, रूट 2 एफ बन गया। एक और बची मेरे पास फोर्स, किसकी, इसकी फोर्स इसके ऊपर कितनी आएगी बोलो, वो आएगी, अब यहां भी एफ पुट कर दूं मैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक और फोर्स बच गई है इस क्यू की, कैपिटल क्यू के ऊपर। वो जो बंदा कंप्रोमाइज करवा रहा है उसकी फोर्स तो देखी नहीं, ये सब तो उल्टा ही काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। जो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी बात करना अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बताओ क्या बना, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ये कितना बन जाएगा बोलो, a बाई अंडर रूट 2 ना, ये डिस्टेंस है ना, तो क्या बन गया बोलो ये a स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे इन सब को इक्वल टू 0 पुट कर दो और q की वैल्यू यहां से निकाल लो, पक्का क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तभी तो वो इन पॉजिटिव्स को होल्ड करके रख पाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने यहां पे केवल और केवल किसको जो है इक्वेट किया है इक्वल टू 0, बोलिए ट्रांसलेटरी फोर्स को मैंने इक्वल टू 0 इक्वेट किया है। अब बेटा आज का लास्ट टॉपिक, आई टेक 10 more minutes फॉर ऑल। तो हमें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्लस वन में पढ़ाई होता है सारा, है ना। वहां पे हम लोग एक रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं। भी कोई सिस्टम है वो अपनी मीन पोजीशन से खिसकने की कोशिश कर रहा है तो उसको खींच करके वापस लेकर के आते हैं। जो उसको खींच के वापस लेके आने वाली फोर्स है उसी को हम कौन सी फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली वो क्या क्या होती हैं, जैसे इट शुड इसेंशियली बी अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मीन एक्सट्रीम हो गया, मीन हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ये मोशन आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलोंग, इसेंशियली मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात रीस्टोरिंग फोर्स जो है
that must be towards the mean position as the particle goes away from the mean position, और वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आती है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, जहां पे कि एक्स या वाई जो मैंने डिफाइन किए वो क्या है, दे आर दी डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम दी मीन पोजीशन, राइट। और भी प्रॉपर्टीज होती है लाइक इट शुड बी ए सिंगल फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। वैसे हार्मोनिक मोशंस की बात भी होती है यहाँ पे, लेकिन हार्मोनिक मोशंस का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको हल्की सी रिवीजन दे भी दूं इसकी, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम, ये मान लो यहां से पार्टिकल एक्स डिस्प्लेसमेंट गया है, तो इस जगह पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर को होगी और उसकी वैल्यू होगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और समटाइम्स इसको मैं y लेता हूं तो बन जाती है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर y, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए, बाकी टाइम पीरियड हमारे पास यहां से आराम से निकल के आ जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इस पर बात हूं ताकि क्वेश्चन भी दिखा सकूं और अपने आप को भी दिखा सकूं ना। ये एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, माइनस a कॉमा 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, a कॉमा 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेंटर पे रखा हुआ है। along which axis q is in equilibrium, stable equilibrium, calculate the time period of SHM। थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन बोल दिया वाला ना, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसको होना है इक्विलिब्रियम में तो स्टेबल की बात कर रहा है। अब तीन बातें और यहां पे निकल आती हैं हमारे पास कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। वैसे मैकेनिक्स में प्लस वन में ये बात एक तरीके से करवाई जाती है, वो हल्का सा आपको हिंट देता हूं यहां पे मैं, कि मान लो अपने पास ये कोई बड़ी सी बॉल है, इस बड़ी बॉल के अंदर हम लोग छोटी बॉल रख रहे हैं यहां पे, ये वाली, अगर मैं इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करूं इधर के लिए, तो ये यहां तक जाकर के फिर वापस आती है, फिर यहां तक आती है, राइट। और अगर ये बॉल यहां पे होगी, इसको मैं डिस्प्लेस करूं तो ये कभी वापस नहीं आएगी, और अगर यहां पे एक बॉल है इसको डिस्प्लेस करूं तो ये इसी हाइट पे रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल। ये रिमाइंडर दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि भाई पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ये सारी कहानी भी यहां पर निकल के आती है। लेकिन इसके अंदर क्या एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई जिसने इस सिस्टम को वापस लाया? तो ऐसा इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है बोलो? होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा होता है? ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये मुझे इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये भी किसमें है बोलो? इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज़ टिकी हुई है इसके ऊपर, लेकिन स्लाइटली धक्का मारने में भी ये इसके बाद यहां रह ही नहीं पाती। ये स्लाइटली धक्का मारने पे वापस आने की टेंडेंसी रखती है, ये उसी लेवल पे रहती है धक्का स्लाइटली मारने पे। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो मेरे पास यहां क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की गई है। मतलब हुआ धक्का मारने पे चार्ज को क्या होना चाहिए बोलो? वापिस आना चाहिए। तब क्या बोलेंगे हम? कैसा इक्विलिब्रियम बोलो? तब बोलेंगे हम लोग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके जी, तो इतनी सी, क्योंकि अब टॉपिक मेरा कुछ और है, मैं घुस जाऊंगा बीच में अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्यू चार्ज है और किस एक्सिस के अबाउट ये कह रहा है कि अपनी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। चलो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, लाइन सीधी है, ओके। यहां पे मेरे पास है जी चार्ज Q, यहां पे है Q, यहां पे भी है Q, ये पॉइंट है -a,0, ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है 0,0। दिख रहा है? ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये क्या है?
रेड कलर आ गया, तो पूरा खून का कलर है। एनीवेज, अगर मैं इस चार्ज को मान लीजिए मूव करवाता हूं ऊपर को, यहां ले गया इस चार्ज को, मान लो। अब ये क्वेश्चन आपको और दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो इसको मैं y डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले गया, तो मुझे बताओ ये कैपिटल Q इस Q पे क्या इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये कैपिटल Q क्या इस Q पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इनको भी आप फिर से चाहो तो रेजोल्यूशन से कर लो, तो डायरेक्टली लगा दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन। रेजोल्यूशन से करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका ये, एक इसका ये, इसका दूसरा कंपोनेंट ये, इसका दूसरा ये, दो एरो यहां पे आ जाएंगे। नेट फोर्स कहां लग रही है, इसको बोलो ऊपर को लग रही है। तो क्या ये वाली फोर्स इसको यहां से ऊपर ले जाकर के वापस लाने की टेंडेंसी रखती है, नहीं रखती है? नहीं रखती है। जब वापस लेकर के नहीं आ रही है, तो क्या ये इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ऑब्वियसली नहीं आ सकता है ना? तो इसका मतलब रिजेक्शन हो गया इसका पूरा पूरा, तो इसको मिटा देते हैं। रिजेक्टेड है तो फिर करना नहीं इसको आगे, जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसके ऊपर जाना हम लोगों ने। अब एक काम करते हैं, ये आ गया अपने पास कैपिटल क्यू चार्ज, ये भी आ गया कैपिटल क्यू चार्ज, ये आ गया स्मॉल क्यू चार्ज, है ना? अगर मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं x डिस्टेंस आगे, ये है मेरे पास a डिस्टेंस, ये भी है मेरे पास a डिस्टेंस, ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस x, ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस x। मैंने यहां पहुंचा दिया इस चार्ज q को। Any doubt in this? I don't find anything that you guys should not be clear about here, because this is quite obvious that I'm talking about. अब देखो बेटा, जब मैं इसको x के अलोंग मूव करवाता हूं, तो जब ये थोड़ा सा यहां से यहां पहुंच जाता है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता है। बोलो कहां के लिए? इधर के लिए। ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करता है। बोलो कहां के लिए? इधर के लिए। देखो एक एरो मैंने बनाया छोटा, एक बनाया मैंने बड़ा। इस चार्ज से ये चार्ज नजदीक है तो ये धक्का मारेगा बड़ी फोर्स से, इस चार्ज से ये चार्ज दूर है, धक्का मारेगा छोटी फोर्स से। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कहां को हो गई? बोलो इधर को हो गई। क्या अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए मीन पोजीशन में कंसीडर करूं, मीन से इसको हिलाते ही इसके ऊपर नेट फोर्स कहां को आ रही है? बोलो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आर देयर सर्टेन चांसेस कि इसको छोड़ दूं, अगर मैं यहां पे ला करके इसको छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद क्या होगा? इधर की फोर्स डोमिनेट करेगी, इधर की फोर्स कम होगी, और ये वापस आने की टेंडेंसी रखेगा। तो मतलब एक बात तो तय है कि ये यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकता है। और जैसे ही यहां पे आएगा रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन एक्सीड कर जाएगा इस पोजीशन को। लेकिन जब यहां जाएगा तो इसको ये वाली धक्का ज्यादा लगेगा, ये धक्का कम लगेगा, और ये फिर वापस आने की टेंडेंसी रखेगा। तो अल्टीमेटली ये इस पोजीशन के अबाउट पीरियोडिक मोशन कर सकता है। अब वो पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी हो सकता है जब जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आए। अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि वो कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं देखूं इस फोर्स को मैंने बोल दिया मान लो F1, इस फोर्स को मैंने बोल दिया मान लो F2, तो बताओ नेट फोर्स क्या बनेगी? F1 माइनस F2। बड़ी कौन सी है बोलो? F1 बड़ी है ना, F2 छोटी है। व्हाट अबाउट F1? इसकी फोर्स है ना, बोलो क्या बनी? K Q डिवाइडेड बाई A माइनस X का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट F2? K Q डिवाइडेड बाई A प्लस X का होल स्क्वायर। अग्री? K Q आ गया बाहर, अंदर बच गया मेरे पास एलसीएम में A माइनस X का होल स्क्वायर इंटू A प्लस X का होल स्क्वायर। यहां बच जाएगा ये A प्लस X का होल स्क्वायर माइनस A माइनस X का होल स्क्वायर। एक चीज आप लोगों ने एक जगह और भी करी होती है, एक्सियल लाइन पे जब आप फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी ऐसा ऐसा ही एक्सप्रेशन निकल के आता है, A माइनस आर और A प्लस आर की फॉर्म पे।
तो दिस बिकम्स लाइक के क्यू इंटू, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया बेटा, खोल दिया इसको मैंने ना, तो ये खत्म होगी सारी कहानी यहाँ पे। एंड आई एम लेफ्ट विद कि जो नेट फोर्स मेरे पास आई वो आई बच्चा के क्यू 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लमेटिक काम हो गया भाई यहां पे। तो प्रॉब्लमेटिक काम ये हो गया बेटा कि नेट फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आई। आप शायद गलती से सोच लें कि ये तो प्रोपोर्शनल है सर एक्स के, लेकिन आप नीचे वाले एक्स को बोल रहे हो। फिर ओवरऑल द फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो। अब इसने बोला ही है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इसका मतलब है कि कोई कंडीशन तो यहां पर लगानी पड़ेगी ताकि फोर्स कितनी बन जाए हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बन जाए बेटा। तो मैं एक काम करता हूं कि लेट एक्स इज मच मच लेस देन ए। कंडीशनली मैंने इसको बहुत नहीं लाया, इसको स्लाइटली लाया मैंने, बिल्कुल ए काफी बड़ा है, थोड़ा सा ही लाया इसको मैंने, जस्ट धक्का दिया। तो बेटा उस केस में ये कह रहे हैं से दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रॉक्सिमेटली